एक तरफ केजरीवाल साहब जो हैं बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं और जय भीम और इन सब चीज़ों को प्रतीक के रूप में तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं से वो डर गए। उन पर कितने फ़ोन आए, कोई धमकी दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, और ट्विटर पे, फेसबुक पे। मैं ऐसे धमकी देने वाले मनुवादी घटिया सोच वाले ताकतों को बता देना चाहता हूँ कि ना मैं डरने वाला हूँ, ना मेरा समाज डरने वाला है। मेरा समाज आपको जवाब जरूर देगा। ध्यान रखना, ये बहुजन समाज है। आप इसको इतना डराने की कोशिश ना करें, कहीं के नहीं रहेंगे आप। आपको अकेला छोड़ दिया गया, पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी हुई। इस मुद्दे पे वो डिफेंड कर सकती थी आपको। आप पार्टी के कर्मठ मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और जिस भी राज्य में आपको जिम्मेदारी दी गई आप वहाँ गए। तो लोगों का सवाल है कि सिसोदिया जी के ऊपर भी बड़ी जांच चल रही है, बड़े आरोप हैं, वो पार्टी में हैं, सब पार्टी में हैं, लेकिन आप ही क्यों पार्टी से जा रहे हैं? नहीं, मैं मंत्री पद से। मैं भी पार्टी में हूँ। मैं इस वक्त दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री, या यूँ कहें कि पूर्व समाज कल्याण मंत्री, क्योंकि इस्तीफ़ा राजेंद्र पाल गौतम जी ने दे दिया है। धम्म दीक्षा को लेके जो विवाद हुआ, 22 प्रतिज्ञाओं को लेके जो विवाद हुआ, उसके बाद टीवी मीडिया ने उस मुद्दे को कैसे लपका और बीजेपी के हाथ में मुद्दा चला गया और कहीं ना कहीं पार्टी बैकफुट पे आई। गुजरात में क्या कुछ हुआ, उसके बाद अब जो इस्तीफ़े के बाद हम सर के पास हैं। सर, क्या पूरा घटनाक्रम है, आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? घास तो आपके ऊपर गिरी है, जिम्मेवार कौन है? नहीं, ना तो मेरे ऊपर कोई घास गिरी है और ना मैं किसी को इसके लिए जिम्मेदार मान रहा हूँ। मैं तो ये मान रहा हूँ कि जो मेरी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या की जाती है, मेरे समाज के युवाओं को मूंछ रखने पर हत्या होती है, घोड़ी खरीदने पर हत्या होती है, मंदिर में प्रवेश पर हत्या होती है, मूर्ति छू लेने पर हत्या होती है, और ना तो देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, ना देश के गृह मंत्री कुछ बोलते हैं, ना किसी पार्टी के बड़े नेता कुछ बोलते हैं। तो उससे मैं आहत हूँ और उस आहत की वजह से मैंने देखा कि पूरे देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। ऊपर से जो लोग धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं, धार्मिक जुलूसों में नंगी तलवारें लहराते हैं और धार्मिक आयोजनों में दूसरे धर्मों के प्रति गाली देते हैं, धमकी देते हैं, और उस पर कोर्ट भी चुप है, उस पर कोई सरकार भी चुप है, कोई बोलता नहीं है। मैं उससे आहत हूँ। और ऊपर से रोज़ रोज़ होने वाली घटनाओं पे जो दिल दुखता है। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम भारत के लोग नहीं हैं? एक तरफ आप कहते हो आप हिंदू हो, जिस बात से आहत होने की बात करें, आप तो हमें हज़ारों साल से आहत करते आए हो। हम काहे के हिंदू हैं? मूर्ति रखने पे हत्या कर रहे हो, मूर्ति रखने पर हत्या कर रहे हो, घोड़ा खरीदने पर हत्या कर रहे हो, मंदिर प्रवेश पर हत्या कर रहे हो, तो काहे के? तो इससे दिल दुखता है। और ऊपर से जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरे जीवन में इतना पूरा जीवन संघर्ष किया और बड़े मुश्किल से वो अमेरिका से पढ़कर जब आए तो अपने उस अनुबंध जिसके तहत उनको स्कॉलरशिप मिली थी बड़ौदा के नरेश सियाजीराव गायकवाड़ महाराज के द्वारा, उसके अनुबंध के तहत वो नौकरी करने के लिए वहाँ गए 1917 में। और वहाँ उनको किसी ने रहने के लिए मकान नहीं दिया। ऑफिस में चपड़ासी फाइल दूर से फेंकता था, पानी कोई नहीं पिलाता था। और जिस मकान में बड़ी मुश्किल से वो रहे, पारसी धर्मशाला में, जब वहाँ जाति का पता चला उनका सामान फेंक दिया, उनको धमका के भगा दिया वहाँ से बेइज्जत करके। तो बाबा साहब ने सोचा कि इतना उत्पीड़न मेरे समाज के साथ है और मैं वापस मुंबई जाऊँगा, लेकिन ट्रेन में कई घंटे का वक्त था। तो कमाटी बाग जो सियाजीराव गायकवाड़ जी ने बनवाया वो उसमें गए और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन करने लगे और बैठ के रोने लगे। और उस दिन उन्होंने संकल्प किया, तभी से उस दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 23 सितंबर 1917 को उन्होंने संकल्प किया, अब मैं अपना पूरा जीवन अपने दलित पिछड़े आदिवासी समाज को पूरी आज़ादी दिलाने में, उनका हक अधिकार दिलाने में लगाऊंगा। जी सर, सवाल है कि धम्म दीक्षा तो बहुत बार होती है, अभी भी हुई है, लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम था, नागपुर में हुई है। ये जो घटनाक्रम था ये इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि ये बीजेपी ने इसको ट्वीट किया, मनोज तिवारी, नवीन जिंदल, तो इन नेताओं ने बहुत पिंच किया और जो पार्टी आला कमान है आम आदमी पार्टी में, केजरीवाल साहब, उनको शायद नागवार गुजरी ये बात। नहीं, इसका एक और असर हुआ है कि एक तरफ गुजरात में इनकी ज़मीन खिसक रही है, इनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये नोटबंदी क्योंकि इसका जवाब नहीं दे पा रहे, पूरी तरह विफल हो गई। इन्होंने कहा था हम काला धन वापस लाएंगे, 1.5 गुना बढ़ गया, उसमें विफल हो गए। ये कहते थे डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है, आज इनकी सरकार है, कीमत तब भी बढ़ रही है, पहले से भी ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें भी विफल हो गए। ये कहते थे अच्छे दिन लाएंगे, देश के सारे संसाधन बेच के लोगों की नौकरियां छीन के उनको बर्बाद कर दिया। ये कहते थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार कुछ नहीं मिला, पूरा देश इन्होंने तबाही के कगार पे लाके खड़ा कर दिया, संसाधन बेच दिए, ठेकेदारी प्रथा से पूरा देश बर्बाद कर दिया। और उस
उससे आहत होकर हमारा पूरा समाज जो देख रहा है कि किस तरह जातिवाद छुआछूत आज भी जारी है, तो हमारे समाज ने तय किया कि हम बाबा साहेब का जो सपना था बौद्ध में भारत का, हम उसे पूरा करेंगे। तो हमने जब उसको किया तो वैसे तो कोई अलग बात नहीं थी। 1956 से दीक्षा हज़ारों जगह पर पूरे देश में हर साल होती है अशोक विजयदशमी पर, और यही 22 प्रतिज्ञाएँ दोहराई जाती हैं, और उसमें बीजेपी के सरकारों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय सरकार के मंत्री तक शामिल होते हैं। इस बार भी 2 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं। तो मुद्दा बेसिकली 22 प्रतिज्ञाएँ नहीं है, मुद्दा है इसका गुजरात से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसकना। और आपको पता ही है, तो वैसे भी जाति धर्म की छुआछूत की डर की राजनीति करते आई है बीजेपी। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी उनमें से 3 शुरुआती प्रतिज्ञा टीवी पे ज़्यादा चली, जिसमें है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, हिंदू देवी देवताओं की, और वो होर्डिंग बन के बीजेपी ने वो होर्डिंग गुजरात में लगा दी है। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी पूरा का पूरा जो समीकरण था उसमें आम आदमी पार्टी को लगा कि शायद जो हमारा कोर वोट है, जो एक जनरल वोट है, नॉन दलित वोट है, वो खिसक सकता है। तो उसका खामियाजा कहीं आपको भुगतना पड़ा? नहीं, मुझे कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। मैं बहुत पहले से ये सोच रहा था कि अब अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी। पूरे देश में उतरना पड़ेगा। मंत्री दिल्ली का है, छोटा सा दिल्ली है, वहाँ भी आधी अधूरी शक्तियाँ हैं। तो यहाँ से काम उतना राष्ट्रीय स्तर पर लोग कह रहे थे जल्दी आओ, कब आओगे? तो लोगों की महत्वाकांक्षा और उनकी अपेक्षाएँ और समाज का दुख दर्द तकलीफ़ उसको दूर करना और अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना, बहन बेटी की इज्जत मान मर्यादा आबरू की लड़ाई को लड़ना, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्परेरी कुर्सियाँ आती जाती रहेंगी, लेकिन अपने समाज के दुख तकलीफ को दूर नहीं कर पाए। और जो बाबा साहब ने एक समय कहा था 18 मार्च 1956 को आगरा के अंदर कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मैं उस बात को झुठलाना चाहता हूँ। मैं बाबा साहब की उस तकलीफ़ को दूर करना चाहता हूँ कि आपके पढ़े लिखे समाज के लोगों ने उस वक्त धोखा जरूर दिया, लेकिन आज आपके बच्चे पढ़ लिख कर आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं और आपकी भावनाओं के अनुरूप बौद्ध में भारत का निर्माण करने के लिए निकल चुके हैं। अब हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बचा देंगे। इन मनवादियों की जो हमारे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं और जुर्म जाति करने के बाद अपराधियों के साथ खड़े होकर महापंचायतें करते हैं, ये नहीं चलेगा देश में। इस लड़ाई को लड़ना, इसलिए हमने तय किया कि नहीं, हम समाज का सर एक बड़ा वर्ग आहत भी है, क्योंकि आपकी जो लोकप्रियता थी, आपको एक अम्बेडकरवादी के रूप में देखते हैं और आप बेबाक तरीके से अपनी बात भी रखते हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद उसी का ही नुकसान आपको उठाना पड़ा, पर आपका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे फिर बाबा साहब की बात याद आती है। बाबा साहब से कभी किसी ने सवाल पूछा कि अगर आपको कोई कहे आप अपने परिवार को चुनोगे या देश को, तो उन्होंने कहा मैं देश को चुनूंगा। फिर किसी ने पूछा कि अगर आपको कोई कहे कि आप अपने समाज के हक अधिकार को चुनोगे या देश को, तो उन्होंने कहा मैं अपने समाज के हक अधिकार को चुनूंगा। तो अगर मुझे कोई ये कहे कि तुम्हें मंत्री की कुर्सी चाहिए या एमएलए बनना चाहिए या एमपी बनना है या अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है, तो मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सच्चा सिपाही होने के नाते उस सपने को साकार करने के लिए उसको लड़ना तय करूँगा, उस रास्ते को चुनना तय करूँगा। मैं मंत्री एमपी एमएलए बनने के रास्ते को चुनना तय नहीं करूँगा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। छोटी छोटी कुर्सियाँ हैं, समाज ने बाबा साहब ने इतना सम्मान दे दिया, उससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। सोशल मीडिया पे सर इस तरह के सवाल भी लगातार आ रहे हैं, जो आपके समर्थक हैं वो भी लिख रहे हैं कि एक तरफ केजरीवाल साहब जो है बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं और जय भीम और इन सब चीज़ों को प्रतीक के रूप में तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं से वो डर गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था, जिसको मौलिक अधिकारों में रखना चाहते थे, लेकिन संविधान सभा के बाकी सदस्य एग्री नहीं हुए, तो उसको उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा। क्या थे वो था देश के सारे संसाधनों का विकेंद्रीकरण सब में समान रूप से हो, देश में शिक्षा सबको सरकारी खर्चे पर दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, सबको स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी खर्चे पे दी जाए, सबको सम्मान के साथ जीवन मिले। तो उन्हीं प्रतिज्ञाओं को, उन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को मैं समझता हूँ वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच की मूल भावना थी, जिसको दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरा करने का कोशिश कर रही है और काफ़ी सफल हुई है। और उसी को देखकर खुश होकर जनता ने पसंद किया और पंजाब के अंदर जिताया। उसी से खुश होकर गुजरात की जनता ने तय किया कि इस बार बीजेपी को हराना है, इस उत्पीड़न के शासन से मुक्ति पानी है। लेकिन अब बीजेपी इतनी परेशान हो गई कि दिमाग से पागल हो गई और उन्होंने उन 22 प्रतिज्ञाओं का उसका आधार बनाया। 3 प्रतिज्ञाएं चुनी, 22 की 22 पढ़ो ना, उनसे बढ़िया देश में कोई प्रतिज्ञाएं हो नहीं सकती जो बाबा साहब ने दी हैं।
उन्हीं से भारत मजबूत होगा, सशक्त होगा। और इसीलिए तो आपके खुद के मुख्यमंत्री फडणवीस उसमें शामिल हुए हैं, आपके गडकरी साहब और रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री होकर शामिल हुए हैं, वो भी प्रतिज्ञाएं वहाँ पे दोहराई गई हैं। आपने उसको तो मुद्दा नहीं बनाया। देश के हज़ारों जगह पे प्रतिज्ञाएं दोहराई, कल लखनऊ में दोहराई गई, तो आपने मुद्दा नहीं बनाया। एक्चुअली आपका मुद्दा 22 प्रतिज्ञाएं थी नहीं, आपका मुद्दा गुजरात में हारते चुनाव को कैसे बचाया जाए, ये आपका मुद्दा है। लेकिन आप ध्यान रहे, हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, आपकी ईंट से ईंट बचा देंगे। ये जो तुम धमकियां दे रहे हो ना, फ़ोन पे धमकियां और उल्टे आपको धमकियां मिली हैं सर? कहाँ से मिली? मेरे फ़ोन पे कितने फ़ोन आए, कोई धमकी दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, और ट्विटर पे, फेसबुक पे। मैं ऐसे धमकी देने वाले मनुवादी घटिया सोच वाले ताकतों को बता देना चाहता हूँ कि ना मैं डरने वाला हूँ, ना मेरा समाज डरने वाला है। मेरा समाज आपको जवाब जरूर देगा। ध्यान रखना, ये बहुजन समाज है, आप इसको इतना डराने की कोशिश ना करें, कहीं के नहीं रहेंगे आप, सुधर जाइए। क्या सर नामंजूर भी हो सकता है इस्तीफा? आपके जो बहुत समर्थक हैं ट्विटर पे लिख रहे हैं कि इस्तीफे दे दिए जाते हैं, फिर पार्टी कहती है कि हमने अस्वीकार कर दिया है। देखिए, मैं आपने तो लिख दिया सर, आपने तो अपना निर्णय ले चुका हूँ। आप ले चुके हैं। अब मुझे समाज का हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। इसमें कोई चीज़ बाधा बनेगी तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। मुझे इस रास्ते में कोई बाधा नहीं चाहिए। बाबा साहब के सपने को साकार करने का जो संकल्प है, इसमें मुझे कोई बाधा स्वीकार नहीं है। एक सर क्लोजिंग सवाल है, समाज इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया, पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी हुई। इस मुद्दे पे वो डिफेंड कर सकती थी आपको, आप पार्टी के कर्मठ मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और जिस भी राज्य में आपको जिम्मेदारी दी गई आप वहाँ गए। तो लोगों का सवाल है कि सिसोदिया जी के ऊपर भी बड़ी जांच चल रही है, बड़े आरोप हैं, वो पार्टी में हैं, सब पार्टी में हैं, लेकिन आप ही क्यों पार्टी से जा रहे हैं? नहीं, मैं मंत्री पद से। मैं भी पार्टी में हूँ और मैं गुजरात जिताने का संकल्प कर चुका हूँ। पूरे देश में बहुजन समाज ताकतवर बने, ये मेरा सपना है। पूरे देश में बहुजन समाज के ऊपर होने वाले जुर्म जाति अत्याचार खत्म हो। पूरे देश को ये संकल्प लेना चाहिए कि अब छुआछूत मुक्त, जातिवाद मुक्त भारत बनना चाहिए। जो इसके खिलाफ है वो मेरा भी दुश्मन है, मेरे समाज का दुश्मन है। थैंक यू सो मच। तो राजेंद्र पाल गौतम साहब थे और साहब कांशीराम का जो महापरिनिर्वाण है वो कल ही श्रद्धांजलि सभाएं हुई और साहब ने कहा था कि जो पूरा समूचा अम्बेडकरी दलित समाज है उसको अपने वोट की ताकत पहचाननी होगी। अगर वो अपने वोट की ताकत पहचानेगा तो उनके जो नुमाइंदे, जो नेता हैं, वो किसी पार्टी में क्यों ना हो, वो पूरे दमखम से अपनी पार्टी में अपने नेतृत्व के खिलाफ भी संघर्ष कर सकते हैं और अपना जो वजूद है पार्टी में उसको बनाए रख सकते हैं। बहरहाल क्या घटनाक्रम होगा वो तो भविष्य में पता लगेगा, पर फिलहाल मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का साफ रुख है कि वो अब समाज की लड़ाई को और भी ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।